क्या कराना? करंट को जनरेट कराना। हमें पता होगा कि अगर लाइट नहीं रहेगी, करंट नहीं रहेगा तो पंप चलेगा नहीं, है ना। हेलो, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप लोग हैप्पी होंगे। चलिए, तो आज मैं लेके आया हूँ आपका बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का सेकंड यूनिट, जिसमें है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक। सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस पर आज हम चर्चाएं करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो करना वही है जो मैं हर बार बोलता हूँ, लास्ट में फिर बोलूँगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। वैसे तो हमें इसी से समझ में आ रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है कार्डियो। कार्डियो का मतलब ही होता है क्या? हार्ट। और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, या फिर बात करें अपन वेसल्स। तो सिंपल सी बात है, सिस्टम मतलब एक तंत्र। ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जो काय से बना हो? हार्ट से और ब्लड वेसल्स से बना हो, वो कहलाता आपका क्या? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब इसको अपन सिस्टम को सिस्टमेटिक समझेंगे और इस पर सिस्टमेटिक बात करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कॉम्प्लेक्स, सघन, घना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हर एक बॉडी के लिए। अगर हार्ट नहीं रहेगा तो फिर क्या, ये चार्टर बनाने वाला भी नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए हार्ट जरूरी है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा हार्ट और कैसे ब्लड वेसल से बना हुआ है। अब बात करें हार्ट की, हार्ट क्या है, उसके बाद ब्लड वेसल्स की बात करेंगे अपन। द हार्ट हैज पावरफुल मसल। हार्ट एक कैसा है? ताकतवर मसल्स है। क्या है? एक ताकतवर मसल्स है जिसका काम क्या रहता है? पंप करना। पंप आप लोगों ने देखा होगा, जिनकी खेती किसानी होगी, उसने पंप चलाया होगा, वो जानता होगा पंप क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब कुएं से पानी लेता है और खेतों में पानी फेंकता है, वो कहलाता है आपका पंप। और इसमें क्या है, आपका जो हार्ट है वो एक साइड से ब्लड को लेगा, दूसरी साइड ब्लड को भेजेगा। अभी अपन इस पर भी चर्चाएं कर लेंगे। और इसमें क्या होता है? पंप करना और ईच हार्ट बीट, हर एक हार्ट बीट में पंप करना। मतलब जितनी बार आपको पता है हमारा जो दिल है, जो हार्ट है, वो कितनी बार धड़कता है? लगभग 1 मिनट में 72 टाइम। पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता हो तो आज सुन लीजिए। उसके बाद इट पासेस ब्लड थ्रू दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कैसा? ये किसकी मदद से? सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से होल बॉडी में, सारी बॉडी में क्या करता है? ब्लड को सप्लाई कराता है या पुश करता है या भेजता है। देखिए, मैंने यहाँ सुंदर सा हार्ट बनाया हुआ है, एक प्यारा सा, आप इसको देख पा रहे होंगे। इस हार्ट में क्या रहेगा? सिंपल सी प्रोसेस है। सुपीरियर वेना का ब्लड आता है, आपके राइट एट्रियम में आ जाता है। उसके बाद राइट एट्रियम से ये जो आपकी ट्राइकास्पिड वॉल्व रहती है, इनको ओपन करता है तो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है? जो आपके पल्मनरी वॉल्व रहते हैं, ठीक है, एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व या आप पल्मनरी वॉल्व कहें, ये रहते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ से होती है क्या है? ऐसे ऐसे ऐसे, और ये लंग्स में पहुंच जाता है। अच्छा, हमारा ऐसे नोट ई नोट का काम होता है करंट जनरेट कराना। क्या कराना? करंट को जनरेट कराना। हमें पता होगा कि अगर लाइट नहीं रहेगी, करंट नहीं रहेगा तो पंप चलेगा नहीं, है ना। ऐसे ही सिस्टम है। अगर हमारा, इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल भी लोग लगवा लेते हैं कभी कभी, जिनका हार्ट में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। ऐसा मैंने कई मूवियों में देखा हुआ है, हकीकत में तो नहीं देखा, लेकिन सुना है और पढ़ा है। तो ये क्या है? हमारे ब्लड को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लाइट प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हमारे ब्लड को पंप करने में आसानी होती है।
अब यहाँ से क्या होता है, हमारा लंग्स में जाता है, और लंग्स से क्या होता है हमारा जो आपका यहाँ क्या है, जो राइट लंग्स से जाके फिल्टर होके आप उसमें क्या है, ऑक्सीजन मिक्सअप होके, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके हमारे लेफ्ट लंग्स से तो कहाँ जाता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद आपकी क्या है, बाइकास्पेट बॉल, जिसको मेट्रिक बॉल भी कहते हैं, वो ओपन होती है और कहाँ जाती है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आ जाती है। देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर से क्या रहता है, यहाँ से हमारा आरोटरी बॉल्व रहती है, ये यहाँ आरोटरी बॉल्व ओपन होती है तो कहाँ है, अरोटा में चली जाती है। अरोटा से क्या है, सारी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती हैं, सारी बॉडी में क्या है, सर्कुलेट होती रहती हैं। अब हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना ब्लड पंप हो के आता है सारा का सारा ही आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। कुछ रिमेनिंग ब्लड जो रह जाता है वो हमारी कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। वो ब्लड कैपिलरीज क्या कराती हैं, वो वापस से आपकी जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको ले जाती हैं, और जो आपकी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज, उनमें फिर इम्प्योर ब्लड जाता है, और पल्मोनरी वेन्स में प्योर ब्लड जाता है। ये कहलाता है आपका हार्ट का ऑब्स्ट्रक्शन, या ये कहें एक अपवाद है, जहां क्योंकि कॉमन सभी को पता है आर्टरी ही क्या है, आर्टरी कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, लेकिन यहां उल्टा है, यहां वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी, और जो आपकी आर्टरी रहेगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी, जो आपकी कहां यहां से सप्लाई होकर वापस जा रहा है। ये आप याद रखें, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लेकिन आप लोग एक चीज और समझें, जब आपका जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ रहा है, जो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, जिसको क्या है, वेन्स ले जा रही हैं, वो आएगा आपका कहां से, सुपीरियर वेना कावा से, और ये आएगा कहां से, इंफीरियर वेना कावा से। प्रोसेस सेम रहेगी। सबसे पहले कहाँ आएगा, आपका राइट एट्रियम में आएगा, देन लेफ्ट एट्रियम में आएगा, देन आपका लंग्स में जाएगा, देन राइट लंग से आपका लेफ्ट लंग्स में जाएगा, देन लेफ्ट लंग से आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका कहाँ, आपका अरोटा के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होगा। और हमारे ब्लड में हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, सभी को पता है, 1 2 3 4, और ये चारों सेपरेट होते हैं, जो कि सेप्टम नामक एक लेयर से क्या होते हैं, डिवाइड रहते हैं। ये है हार्ट की एक सेप्टम नामक लेयर, इससे ये क्या रहते हैं, डिवाइड रहते हैं। आप हार्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और देख लीजिए, जैसा मैंने हर वीडियो में आपको सभी वीडियो में बताया हुआ है, जो भी आपका एग्जाम रहे सभी में आपके डायग्राम होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आए पैथोफिजियोलॉजी में डायग्राम होना चाहिए, कि आपका जो हार्ट है इसको आप बहुत अच्छे देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई समझ में नहीं आता है कुछ चीज़, हमें आप कमेंट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ हार्ट के फंक्शंस होते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी आप लोग समझ लीजिए हार्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, या फिर ब्लड जो ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, उसको क्या है, फुलफिल करना। कुछ हम हार्ट के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि हार्ट में क्या होता है, आपके 4 चेंबर होते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और क्या होते हैं, आपकी 2 आर्टरी होती हैं और 2 वेन्स होती हैं, मतलब वो ही सेम चलता रहेगा, समझ रहे हैं ना। मतलब जो आपकी एक ऑब्सेप्शन वाली है और एक क्या है, आपकी नॉर्मल वाली है। 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, एक राइट चेंबर होता है, एक लेफ्ट चेंबर होता है, दोनों सेपरेट होते हैं। कैसे, आपके सेप्टम से, दोनों सेपरेट होते हैं आपके सेप्टम से, सेप्टम से सेपरेट होती है। जो आपका लेफ्ट साइड का जो चेंबर रहता है वो बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, काय के लिए, ब्लड को होल बॉडी में क्या करने के लिए, भेजने के लिए। ये हमारा जो हार्ट रहता है वो थोड़ा सा स्लाइडली लेफ्ट साइड की ओर क्या थोड़ा सा झुका रहता है, हमारे कहाँ, थोरेसिक कैविटी में और सेंटर में, चेस्ट सेंटर में।
सेंटर ऑफ द चेस्ट, थोड़ा सा झुका सा रहता है। हमारे हार्ट की 3 लेयर होती हैं, ये भी हमें पता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जिसमें से जो आपकी जो एपिकार्डियम जो लेयर होती है वो थोड़ी सी थिन होती है, थोड़ी पतली सी होती है। जो एंडोकार्डियम लेयर होती है वो भी थोड़ी सी पतली सी लेयर होती है। लेकिन जो आपकी मायोकार्डियम जो आपकी मिडल लेयर है, ये आपकी अपर लेयर होती है, ये आपकी लोअर लेयर होती है, ये आपकी मिडल लेयर होती है। ये जो आपकी मिडल लेयर है ये वेरी क्रूशियल या कहें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी मायोकार्डियम लेयर रहती है, मायोकार्डियम बॉल या लेयर, बॉल भी कहते हैं, परत। ये एक स्पेशल टाइप की परत रहती है जिसमें क्या होता है आपका माइटोकार्मिक और कंपोज होता है, जिसमें क्या रहता है आपका, उसमें कलेक्शन रहता है स्पेशल टाइप की मसल्स का, स्पेशल टाइप की सेल्स का। इसको अपन बोलते हैं क्या, कार्डियक मायोसाइट्स। क्या बोलते हैं, कार्डियक मायोसाइट्स। जो क्या करती हैं, जो अरेंज करके रखती हैं हमारी क्या है, जो मतलब सेपरेट जो लेयर है, जैसे कि आपका स्पाइनल और ओरिएंटेड अराउंड, जैसे कि आपका जो वेंट्रिकुलर बॉल्व है या वेंट्रिकुलर पार्ट है, उसमें क्या है जो ब्लड पंप होके आता है, उसमें वो उसको जो आपका लेफ्ट एट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आ जाता है, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ अगर ये लेयर थोड़ी सी थिन रही, वो पतली रही, थिन रही, तो क्या है फटने के चांस है। लेकिन यहाँ ये मजबूत होगी तो कितना ही प्रेशर आता रहे ये कभी डैमेज नहीं होगी। इसलिए मायोकार्डियम लेयर को आप क्या बहुत स्पेशल और इंपॉर्टेंट लेयर कह सकते हैं। अपन बात करें, ये क्या कहते हैं, विच पंप द ब्लड फॉर दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये क्या है हमारी बॉडी की सारी बॉडी में ब्लड को भेजने का काम करती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं आप क्या आगे की, आगे क्या उस पर चर्चा करते हैं। ये आगे आपका, ये तो हार्ट यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि ये आपने हार्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, सिर्फ ओवरव्यू बताया है। क्या बताया है, ओवरव्यू। अब हम बात करनी है जो मेन हमारी डिजीज है। हमारी मेन डिजीज कौन सी है, हाइपरटेंशन। अगर लोगे टेंशन तो हो जाएगा हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपर मतलब हाई और पर मतलब ऊपर, टेंशन मतलब पता ही है आपको। तो हमारे ऊपर जब हाई टेंशन होती है तो वो कहलाता है क्या, हाइपर टेंशन। क्या कहलाता है, हाइपर टेंशन कहलाता है। हाई प्लस टेंशन इट्स कॉल्ड हाइपर टेंशन, इट्स कॉल्ड हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन को क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां क्या होता है, फोर्स लगने लगता है हमारे कहाँ, ब्लड की आर्टरी पर, ब्लड आर्टरी की कहाँ पे, बॉल्व पर। मतलब जो उसकी लेयर रहती है, परत रहती है, उस पर क्या है, एक फोर्स जनरेट होने लगता है। क्या, एक फोर्स जनरेट होने लगता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है, ये आपकी क्या है, हाई ब्लड प्रेशर वाली आर्टरी है। देखिए ये जो है ना, ये फोर्स जनरेट होगा तो ये क्या है, ये स्वेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। और ये स्वेल होगी तो इसका जो डायमीटर, जो ल्यूमेन बोलते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये जब छोटा हो जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। प्रेशर कैसे बढ़ने लगेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। ऐसा मान के चलिए कि कोई चीज़ है आपके पास और उसका जो ल्यूमेन है, उसका जो एरिया है वो मान के चलिए 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब ये प्रेस होकर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उसका जो पीछे वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टिमुलेट हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, उसमें थोड़ी सी क्या है, स्वेलिंग आ जाएगी। और इसमें क्या, थोड़ा फ्लो भी बढ़ जाएगा। फ्लो कैसे बढ़ेगी, उसमें प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होने से इसमें क्या है, फ्लो बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, जब आपकी हार्ट की ब्लड की आर्टरी की बॉल्व पर जब प्रेशर लगता है तो ये धीरे धीरे क्या करता है, हमारे हार्ट के काम को क्या है, थोड़ा हार्डर कर देता है, थोड़ा कठिन बना देता है। जिससे क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि हमें बीपी की समस्या होने लगती है, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अब बात करें, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो रहती है लेस देन 120 सिस्टोलिक। कैसी रहती है, लेस देन 120 सिस्टोलिक।
और जो आपकी डायस्टोलिक है वो उसकी रेंज रहती है लेस देन 80। डायस्टोलिक की जो रेंज रहती है वो रहती है लेस देन 80। द नॉर्मल ब्लड फ्लो इन आर्टरीज रेंज इज हायर देन, यहां है आपका लेस देन, क्या है यहां आपका लेस देन 120 और 80। 120 आपका सिस्टोलिक रहेगा और 80 आपका डायस्टोलिक रहेगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये आपका कुछ नॉर्मल रेंज है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेष रेंजों के बारे में, चर्चाएं कर लेते हैं अपन। देखिए ब्लड वैसे तो जो आपका बीपी है 2 प्रकार का होता है, आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए टाइप ऑफ बीपी एक तो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये लगभग 90 to 95% लोगों को होता रहता है। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन। और इसमें जो रीजन रहते हैं वो अननोन रहते हैं। इसमें रीजन का कोई पता ही नहीं रहता है, कोई आइडिया नहीं रहता कि किस वजह से हो रहा है। हो सकता है कभी कभी हम कोई सीढ़ियों से छत चढ़ रहे हों, छत पर जा रहे हो तो तब बीपी हाई हो जाए। हो सकता है कभी हम रनिंग कर रहे हो तब बीपी हाई हो जाए। हो सकता है कोई हम पर चिल्ला दे तब बीपी हाई हो जाए। तो इसमें कोई कॉजेस निश्चित नहीं होती, ये लगभग 90 to 95% लोगों को होता ही रहता है। और ये कॉमन प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है। लेकिन जो आपका सेकेंडरी वाला होता है, जो आपका सेकेंडरी वाला होता है ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है। इसमें 5 to 10% केसेस में ऐसा होता है जिसको ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। और इसमें रीजन भी पता रहता है कि या तो कोई डिसीज है या क्या कंडीशन है, इसमें रीजन पता होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स रहती हैं उसमें क्या होने लगता है, बेसो कंस्ट्रक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है, बेसो कंस्ट्रक्शन होने लगता है। ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपकी एक ब्लड वेसल है। ये कैसी है, बीच में क्या हो रहा है कि सिकुड़ गई है, नैरो हो गई है, कहलाता है बेसो कंस्ट्रक्शन। मान के चलिए हमारा क्या है, एक ब्लड वेसल, ये क्या है, सिकुड़ जाएगी तो क्या रहेगा, इसमें से ब्लड का फ्लो होना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्डर हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा कि हमारा जो एरिया है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो बढ़ जाएगा और यहां से निकलने में समस्याएं होंगी और जैसे तैसे निकल पाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी रेंजेस के बारे में। कुछ इसकी रेंजेस हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, रेंज ऑफ ब्लड वेसल्स। सबसे पहले समझ लेते हैं ये यहाँ आपके किस टाइप का आपका बीपी है उसके बारे में लिखा गया है। ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर है। तो जो नॉर्मल आपका बीपी रहेगा वो रहेगा लेस देन 120 और लेस देन 80। जो आपका सिस्टोलिक रहेगा वो रहेगा 120 और जो आपका डायस्टोलिक रहेगा वो रहेगा आपका 80। जब आपका प्री हाइपरटेंशन होता है या प्राइमरी ब्लड प्रेशर होता है, प्राइमरी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, तो इसमें रीजन क्लियर नहीं होता। हो सकता है कि हम रनिंग कर रहे हैं उस वजह से भी हो जाए या फिर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उस वजह से भी हो जाए। तो ये क्या 120 से ऊपर जाने लगता है, लगभग 129 तक पहुंच जाता है। और ये मोर देन 80 से ऊपर हो सकता है, 81-82 या जो भी हो। लेकिन जब स्टेज 1 आती है तब समस्याएं बनने लगती हैं, क्योंकि 130 से 139 पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाएगा, 130 से 139, मतलब 130 से आपका पहुंच जाएगा 139 और ये पहुंच जाएगा आपका डायस्टोलिक 80 to 89। उसके बाद जब सेकंड स्टेज आती है तब आपका क्या हो जाता है, आपका 140। क्या हो जाता है आपका 140 और जो डायस्टोलिक हो जाता है वो हो जाता है क्या आपका 90। लेकिन जब बीपी क्राइसिस आता है, मतलब कि अब बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब टेंशन वगैरह लेते हैं या फिर कोई भी डिसीज वगैरह होती है ना, जब बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तब आपका आता है क्या, हाइपरटेंशन क्राइसिस। इसको 180 से ऊपर, किसी किसी का 200 पहुंच जाता है
और इसमें 100 ऊपर 120 120 से ऊपर या 120, ये बहुत भयानक कंडीशन होती है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का ये नॉर्मल भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो वेरी करता है बॉडी टू बॉडी और पर्सन टू पर्सन। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज में, आपको बता चुका था नॉर्मल बीपी रेंज इज 120/80 mmHg मरकरी, मिलीमीटर मरकरी। अब माइक्रोमीटर में, अब यहाँ बात करते हैं हम इटियोलॉजी की, क्या कारण हो सकते हैं बीपी के, क्या कारण हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के, क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो कारण आपका ये हो सकता है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया था रनिंग कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, ये भी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस भैया बहुत कॉमन है, क्योंकि लोग फिजिकल एक्टिविटी करें ना करें, लेकिन स्ट्रेस उनको बहुत रहता है। स्ट्रेस किस चीज़ का रहता है, समझ पा रहे होंगे, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ये करता है, वो ये करती है, वो ये करती हैं, इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस रहता है। हमारे वाले ऐसे और हमारी वाली ऐसी है, इसकी टेंशन में वो बीपी बढ़ा लेते हैं, और फिर एक टाइम के बाद ऐसा आता है ना, खीर मेरे ना मारे 2 दिन से गए पहाड़ी, समझ पा रहे हैं ना, ये कंडीशन बन जाती है। ये किसी के लिए स्पेशल नहीं है, वो तो एक मुहावरा था तो मैंने चिपका दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, कोई बीमारी वगैरह हो, जैसे आपको शुगर वगैरह हो, एल्जाइमर वगैरह, या कोई भी बीमारी हो सकती है। अब अपन बात करते हैं और कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। उसके बाद इलनेस, ठीक है, कमजोरी वगैरह भी हो सकती है। सोडियम, एक्सेसिव सोडियम इनटेक, मतलब ज़्यादा नमक खाने से भी हो सकता है, ठीक है। आर्टियल कंट्रैक्शन, कभी कभी क्या रहता है, हमारी जो आर्टरीज रहती हैं वो थोड़ी पतली सी रहती है, तो उस वजह से भी हो सकता है। कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। आपकी एज भी मैटर करती है कि आपकी एज कैसी क्या है, लेकिन अब मैटर नहीं करती भाई साहब, अब तो किसी भी एज में अटैक आ जाता है, पता है आप लोगों को। और आपका सेक्स भी मैटर करता है। ओके गाइस, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो भी समझ में नहीं आता आप तो पूछते चल रहा है आपको, है ना, मेरे को टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लोगे तो बीपी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। अब देखते हैं अपन पैथोजेनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पैथोजेनेसिस बहुत, यार ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, इसका अपन को विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ अपन 4 चीज़ों की बात करेंगे, आपका लिवर, आपकी किडनी, आपका लंग्स, और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती है एड्रिनल ग्लैंड, इसकी बात करनी है। आपका जो लिवर है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है, उसको बोलते हैं अपन का एंजियोटेंसिनोजन। क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिनोजन। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, सोडियम की मात्रा बढ़ने लगती है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है, पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, और वाटर अननेसेसरी अब्जॉर्ब होने लगता है, तब हमारी क्या करती है किडनी, या फिर किडनी ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तब हमारी किडनी से रेनिन सीक्रेट होता है। क्या होता है, रेनिन सीक्रेट होता है। और जब जो ये रेनिन है ये मिल जाता है कैसे, एंजियोटेंसिनोजन से। कैसे मिल जाता है, एंजियोटेंसिनोजन से। जब आपका रेनिन एंजियोटेंसिनोजन से मिल जाता है तब बनाता है वो क्या, एंजियोटेंशन 1। एंजियोटेंशन 1 तक तो ज़्यादा समस्या नहीं होती, सब नॉर्मल रहता है, ज़्यादा समस्या नहीं होती है। समस्या जब होती है जब आपके लंग्स से निकलने वाला एंजाइम ACE, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो क्या करता है, एंजियोटेंशन को कन्वर्ट करने का काम करता है, काय में, एंजियोटेंशन 2 में, काय में, एंजियोटेंशन 2 में। और जब एंजियोटेंशन 2 बन जाता है तब समस्या बनने लगती हैं। तब क्या होता है, ये होता है बेसो कंस्ट्रक्टर। क्या होता है, बेसो कंस्ट्रक्टर। तब यहाँ हाइपरटेंशन की समस्या बनने लगती है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं, अभी तो और समस्या होने वाली है। जब ये एंजियोटेंशन 2 बन जाता है, एंजियोटेंशन 2 बन जाता है, तब ये सिग्नल भेजता है काय को, एड्रिनल ग्लैंड को।
तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, अपना एल्डोस्टेरोन जो क्या है हार्मोन है उसको निकालने लगती है। तो वो पहुंचता है कहाँ, किडनी में। और किडनी क्या है फिर और दबा के निकालती है क्या, रेनिन। क्या निकालती है, रेनिन। और जब रेनिन भारी मात्रा में निकलने लगता है तो ये मिलता है हमारे एंजियोटेंसिनोजन से। और एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है, और बनाता है क्या, एंजियोटेंसिन 1। और लीवर से तो हमारा एसी निकल ही रहा है, तो ये मिलता है एंजियोटेंसिन 1 से, तो ये बनाता है एंजियोटेंसिन 2। फिर होता है हमारी बॉडी में क्या, वेसो कंस्ट्रक्शन। हमारे हार्ट में होता है वेसो कंस्ट्रक्शन। हमारी जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स रहती हैं वो कैसी होने लगती हैं, वो होने लगती हैं नैरो। कैसी होने लगती हैं, नैरो होने लगती हैं। तब हमें क्या होता है, फिर बनती है हमें समस्या। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा क्या, आपका जो ब्लड वेसल्स हैं वो हो जाएंगी नैरो, फिर बनेगी भारी भयंकर समस्या। जैसे कि मान के चलिए यहाँ ये क्या हो गया है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी हो गई है, नैरो। अब यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बीच में सिकुड़ गई हैं, फिर बनेगा प्रेशर। क्या बनेगा, प्रेशर। और जब प्रेशर बनेगा तो फिर बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और क्या रहेगा, फिर हमें होगी छाती में होगा दर्द। हे भगवान, अब क्या करें, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास। वो कहेगा भैया बीपी की समस्या है। और जिस टाइम आपको डॉक्टर ने कह दिया बीपी की समस्या है, आप समझ लेना उस दिन आपकी आधी जिंदगी डिस्टर्ब। उस दिन आपकी आधी जिंदगी डिस्टर्ब। इसलिए भैया मैनेज करके चलना है। अब हम बात करते हैं। और अभी क्या है, अभी तो जब एक बार समस्या होती फिर ठीक तो बहुत मुश्किल से ही होती है। फिर क्या है, जो आपका सिस्टमिक एक्टिविटी है वो भी चेंज होने लगेगी। चेंज होगी तो क्या होगा, फिर से आपका क्या, सोडियम कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा। और पोटेशियम क्या होने लगेगा, एक्सक्रीशन होने लगेगा। सोडियम और कैल्शियम, क्लोरीन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी और आपकी पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी। जिस वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। और जब वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तो हमें पता है कि बीपी की समस्या भी बढ़ जाएगी। क्योंकि हम जिसकी बॉडी में वाटर ज़्यादा, ब्लड कम होता है, उसको क्या होता है, ओबेसिटी हो जाती है। अब अपन बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ समझ लेते हैं वेसो कंस्ट्रक्शन, वेसो डायलेशन और नॉर्मल ब्लड वेसल क्या होती है, यहाँ समझ लेते हैं। ये ब्लड वेसल देखिए, अब यहाँ नॉर्मल आपको समझ में आ रहा है। ये आपका क्या है, ल्यूमेन है। ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल, ये आपका ब्लड है। ये इसमें ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये आपकी क्या है, ब्लड बॉल, आर्टरी बॉल है। क्या है, ये आपकी आर्टरी बॉल है। अब यहाँ हो गया क्या, वेसो कंस्ट्रक्शन। इसका जो साइज है वो क्या हो गया, छोटा हो गया है। साइज जो क्या, वो थोड़ा सा सुकड़ गया है, नैरो हो गया है। इनका साइज क्या हो गया है, नैरो हो गया है भैया। अब नैरो हो जाएगा तो इसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। फिर देते हैं हम क्या, वेसो डायलेटर। क्या देते हैं, वेसो डायलेटर। तो ये क्या कहता है, ब्लड में जाकर इसको फुला देता है, या कहता है ब्लड को थिन कर देता है। जिससे क्या होता है, ये हमारा ब्लड सही से फ्लो करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है, इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि एंजियोटेंसिन, जो आपका जो एंजियोटेंसिन 2 है वो मैंने बताया ही है कि वो आपका कैसे एसी एंजाइम से क्या होता है, वो कन्वर्ट कर देता है में एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि मेन क्या होता है, लंग्स में होता है। लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। या फिर ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नहीं सॉरी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमें सांस लेने में समस्या होने लगती है। जब सांस लेने में समस्या होती है तो क्या, हमें हपाई आने लगती है। हपाई आती है तो क्या, हमारी सांस फूलने लगती है। सांस फूलने लगती है तो क्या है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अब जो साइन और सिम्टम देख लीजिए, क्या लक्षण है इसके भैया। एक तो आपको ब्लू रेड वजन, कभी कभी देखने में समस्याएं होंगी। उसके बाद छाती में दर्द, हेडेक, सिर में दर्द, सांस लेने में समस्या, कंफ्यूजन, हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए। बॉडी में थकावट, ठीक है, इनरेगुलर हार्ट बीट, कभी कभी अच्छा कभी कभी बुरा। कभी कभी क्या होता है, नाक से खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। और कभी कभी उल्टी का मन करता है, वॉमिटिंग का मन करता है, लेकिन होती नहीं है। और कभी कभी सीजर भी हो जाता है। सीजर वगैरह मतलब इपिलेप्सी वगैरह, झटके वगैरह लग सकते हैं हमें। अब हम बात करते हैं कि इसमें और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में आपको हो सकता है कि देखने की समस्या हो जाए, हो सकता है आपका हार्ट फेल हो जाए, हो सकता है किडनी फेल हो जाए,
हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, कई कारण हो सकते हैं, और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है। कई कारण हो सकते हैं आपको बीपी में। अब अपन बात करें इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, प्रॉपर आपको नींद लेनी है, थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, तेल मसाले की चीज़ें थोड़ी कुछ टाइम के लिए बंद कर देना है, स्पाइसी फूड कुछ टाइम के लिए बंद कर देना है, जब तक कि आपकी जो हार्ट मसल्स हैं वो कमज़ोर हुई हैं, जो आपकी जो हार्ट बॉल्व हैं, जो ब्लड वेसल्स की जो बॉल हैं वो क्या हुई हैं, थोड़ी सी नैरो हुई हैं, वो प्रॉपर ठीक ना हो जाए, और उसमें जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हुआ है वो क्या रिमूव ना हो जाए। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो वेट कंट्रोल करना है। वैसे तो बहुत से लोग वेट कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। टेंशन भाई साहब, स्ट्रेस कभी नहीं लेनी है। टेंशन लोगे बीपी बढ़ेगा। हमने कहा था ना, जिसने ली टेंशन उसको हुआ हाइपर टेंशन। ठीक है, टेंशन कभी नहीं लेना है। अगर आप कभी कुछ नशा वगैरह करते हो तो उसको भी छोड़ देना, जैसे स्मोकिंग, तम्बाकू, गांजा, चरस, अफीम, ETC सब। ठीक है, और क्या है, एक्सरसाइज करनी है लेकिन लिमिट में। इतनी नहीं एक्सरसाइज कर देना है कि पता चला कि हम वेट लिफ्टिंग करते हैं 80 किलो की और हमने उठा लिया 150, कांड हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है ना, हिसाब से एक्सरसाइज करनी है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं डायरेटिक्स है, डायरेटिक्स वगैरह, बीटा ब्लॉकर वगैरह, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और ACE इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन और 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। जो आपकी डायरेटिक्स वगैरह ड्रग रहती हैं उसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, 2-3 ड्रग्स याद कर लेनी है। जैसे कि मान के चलिए आपको एक तो जैसे मान कि फ्यूरियसमाइड हो गया, इंडेपेमाइड हो गया, कुछ ऐसे 2-3 विशेष ड्रग याद कर लेनी है। अगर बीटा ब्लॉकर में बात करें तो अपन जैसे कि एटेनिलॉल, प्रोपिनोल, मेटाप्रेलोल, अल्फा बीटा ब्लॉकर, ये मतलब सेम होती है तो ये उसमें भी आ जाती है। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में बात करें तो एम्लोडिपिन, निबिडिपिन, ये सब कुछ 2-3 ड्रग आपको क्या कर लेनी, याद कर लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करें ACE इनहिबिटर की, तो जैसे अगर हम बात करें एनाप्रेल, कैप्टोप्रेल, लेंसोप्रेल और भी जो प्रेल वाले ड्रग हैं वो। उसके बाद अगर अपन बात करें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की, तो इसमें आपका आता है बालसार्टेन, लोसार्टेन, कुछ इस टाइप की ड्रग वगैरह आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है, जिससे कि अगर मतलब एक दो एग्जाम्पल लिख देते हैं तो वैल्यूअर समझता है कि आप लोगों ने पढ़ाई की हुई है। ठीक है गाइस, तो यहाँ अपना चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करें। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं ये डायग्राम आपको देखना, डायग्राम तो बनाने ही बनाने हैं आपको। आपने देखा मैंने कितने सारे डायग्राम बनाए हुए हैं, और हार्ट को देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन, मैंने बहुत मेहनत की इसको बनाने में। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखें। देख कितने सारे डायग्राम है, 3 डायग्राम ये बनाए हुए हैं मैंने, ये बनाया हुआ है, उसके बाद 2 ये बनाए हुए हैं। डायग्राम बहुत सारे बनाने हैं आप लोगों को, ये बनाया हुआ है। ठीक है, प्रेफरेंस वगैरह सब देख लेनी है। ठीक है गाइस, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है गाइस, थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू, विजिट अगेन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपन ये जो भी पढ़ रहे हैं ये सब पढ़ रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ओके गाइस, थैंक यू।